दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7th पॉलिटी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं और आप सभी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले चैप्टर्स की वीडियो को नहीं देखा या फिर पिछले पार्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो आप सभी देख सकते हैं। आपको हमारे चैनल के ऊपर जाके प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, कंप्लीट हिस्ट्री की, आपकी साइंस की और आपकी कंप्लीट पूरी 6th क्लास की। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं हमारे इस वाले पैराग्राफ से। तो यहाँ पे कहता है दी टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैड ट्राई टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फर्स्ट थ्रू द लॉ। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई हमने जो जाना था कि आपकी इक्वालिटी के बारे में कि भाई आपकी जो गवर्नमेंट है वो कैसे यहाँ पे इक्वालिटी सभी को देना चाहती है, तो वो हमारी दो चीज़ों से यहाँ पे देती है लोगों को। वो कैसे कैसे, एक तो जैसा कि आपके संविधान के अंदर लिखा हुआ है कोई लॉ बना के कि भाई ये यहाँ पे लॉ है, अगर कोई इसको यहाँ पे मतलब कि वॉयलेट करता है तो उसको यहाँ पे पनिशमेंट पक्का मिलेगी। ठीक है, और जो सेकंड तरीका आपका रहता है वो कहता है थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांस्ड कम्युनिटी। और यहाँ पे बताता है कि भाई जो आपकी डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको हेल्प करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट जो स्कीम वगैरह निकालती है, कोई प्रोग्राम चलाती है, तो भाई ये जो प्रोग्राम आपके यहाँ पे रहते हैं ना, तो ये सारे प्रोग्राम्स भाई हमारे इक्वालिटी को यहाँ पे लेके आने के लिए रहते हैं। ठीक है, देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सन राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। और बहुत सारे हमारे देश के अंदर ऐसे लॉ भी बना रखे हैं जो हर एक पर्सन की इक्वालिटी की राइट को यहाँ पे सेव करने की कोशिश करती हैं। इन एडिशन टू लॉज द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेट up several schemes to improve the lives of the communities and individuals who have been treated unequally for several centuries। और हमारे लॉ के साथ साथ में हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम भी लॉन्च करती रहती है उन सभी लोगों के लिए जो कि भाई यहाँ पे अनइक्वली ट्रीट किए जाते हैं। दीज स्कीम्स आर टू इंश्योर ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट। और ये भी उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है जिनके पास मतलब कि उनके पास्ट में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन ये स्कीम उनको अब इस टाइम पे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करती हैं और उन्हें यहाँ पे इक्वल लेके आने की कोशिश करती हैं। ठीक है, तो चलो यार अब एक बार फटाफट से और आगे समझ लेते हैं। सो अब कहता है ऑन दी स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड द मिड डे मील स्कीम। दिस रेफर टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन द ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रंस विद कुक्ड लंच। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई जैसे कि आपकी गवर्नमेंट को आपको याद होगा मिड डे मील स्कीम भी चला रखी है। जो आपके एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे होती हैं उनको आपको पता है कि जो दोपहर को खाना मिलता है पका हुआ वो हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है और वही आपकी यहाँ पे रहती है मिड डे मील स्कीम। ठीक है, और बताता है तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम इन 2001। द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल स्टेट गवर्नमेंट टू बिगिन विद दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल्स विद 6 months। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई स्टार्टिंग में ये जो आपकी स्कीम थी आपकी जो तमिलनाडु स्टेट है ना उसने स्टार्ट की थी अपने स्कूलों के अंदर ताकि बच्चों के यहाँ जो परसेंटेज स्कूल में अटेंड करने की वो बढ़ पाए और बच्चे स्कूल में ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाए, क्योंकि जो बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं उनको खाना अच्छे से प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो भाई ये जो स्कीम आपकी देखते हो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ऑर्डर दे दिया कि भाई जितनी भी यहाँ पे पूरी स्टेट गवर्नमेंट है सारी इसको अप्लाई करें अपनी अपनी स्टेट्स के अंदर और बच्चों को यहाँ पे मिड डे मील दिया जाए। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स। दिस इंक्लूड द फैक्ट दैट द मोर पुअर चिल्ड्रंस हैव बिगिन इनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। और यहाँ पे क्या हुआ, इससे भाई बहुत सारे बच्चों ने अब स्कूल के अंदर आना स्टार्ट कर दिया खाने की वजह से, और वो बेचारे खाना भी खाते और साथ में स्टडी भी करते। तो भाई इससे मतलब कि जो स्कूल अटेंड करने की हमारी रेशो थी वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो गई। Teacher reported that earlier children would often go home for lunch and then not return to the school। और यहाँ पे बता रहे कि भाई पहले बच्चे क्या करते थे, स्कूल से घर जाते थे दोपहर को खाना खाने के लिए और वापस वो लोग आते ही नहीं थे। बट नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइड इन स्कूल देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड। और जैसे ही उनको मिड डे मील स्कूल के अंदर दिया जाने लगा तो उनकी जो अटेंडेंस थी वो क्या हो गई, यहाँ पे इम्प्रूव हो गई। देयर मदर्स हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो। और जो उनकी मम्मियाँ जब वो दिन में जाते थे बीच में अपने काम को छोड़ के उनको खाना देती थी फटाफट से, तो अब वो काम भी यहाँ पे नहीं रहा क्योंकि उनको घर पे जाने की अब ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द कास्ट प्रिजुडाइस बिकॉज
both lower and the upper caste children in the school eat this meal together, and in a quite few places दलित women have been employed to the cook the meal। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई आपको एक जो कमाल की बात है स्ट्रीम की ये बता, मतलब कि इस वाली जो स्कीम थी इसकी ये बताते हैं कि भाई इसने इक्वेलिटी को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाया है। वो कैसे कि भाई जो आपके ऊपरली कास्ट के लोग थे, निचली कास्ट के लोग थे, सारे के सारे साथ में बैठ के वहाँ पे खाना खाते थे, और जो यहाँ पे आपके दलित जो आपके खाना वगैरह बनाते थे यहाँ पे मिड डे मील के अंदर, वो ज़्यादातर आपके यहाँ पे दलित महिलाएं हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है। द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द हंगर ऑफ द पुअर स्टूडेंट्स हु ऑफ्टन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कंसंट्रेट बिकॉज देयर स्टमक आर एम्प्टी। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई इसने उन लोगों के जो पेट था उसको भी भर दिया, जो बेचारे गरीब लोग होते थे जिनके पास अच्छा खाना नहीं आ पाता था, और वो स्कूल में आते तो थे लेकिन वो वहाँ पर ध्यान नहीं लगा पाते थे क्योंकि जो उनका पेट था वो खाली रहता था। तो इस स्कीम की वजह से भी उनका पेट यहाँ पे भर जाता था और वो भी अपनी पढ़ाई के ऊपर यहाँ पे कंसंट्रेट कर पाते थे। ठीक है। बाकी अब आपको देखते हैं आगे क्या कुछ समझाता है। अब कहते हैं व्हाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देयर इज मच दैट स्टिल नीड टू बी डन। और यहाँ पे बता रहे हैं कि वैसे तो जो हमारी गवर्नमेंट है बहुत अच्छा काम कर रही है इस वाली फील्ड के अंदर और भी बहुत सारी फील्ड्स के अंदर इक्वालिटी को लेके आने के लिए, लेकिन अभी भी कुछ जगह हमारी ऐसी बची हुई हैं जहाँ पे अभी तक इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। आई मीन इक्वालिटी नहीं आई है। While the midday meal program has helped the increase the enrollment and attendance of the poor children in the school, there continues to be big difference in our country between the schools that the rich attend and those that the poor attend। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई आपको इस बात को कि भाई वैसे तो आपको पता है कि जो मिड डे मील स्कीम से जो आपके अमीर लोग हैं और गरीब लोग हैं साथ में मतलब कि ऊपर कास्ट के नीचे कास्ट के साथ में बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पे डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। वो कैसे? क्योंकि जो आपके अमीर लोग होते हैं वो आपके थोड़े बड़े स्कूलों में जाते हैं, बड़े स्कूल्स को अटेंड करते हैं, और जो आपके थोड़े नीचे कास्ट के लोग होते हैं या फिर जो थोड़े नीचे लोग होते हैं बेचारे जो मतलब कि हम मिडिल क्लास कह सकते हैं या फिर लोअर क्लास कह सकते हैं, वो अभी भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स को यहाँ पे अटेंड करते हैं। Even today, there are several schools in the country in which Dalit children like the Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequal। और यहाँ पे अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं आपके ओम प्रकाश की तरह, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, जिनको मतलब कि अलग तरीके से यहाँ पे ट्रीट किया जाता है स्कूल्स के अंदर। These children are forced into the unequal situation, और इनको unequal situations के अंदर भी यहाँ पे फोर्स किया जाता है, in which their dignity is not respected। This is because people refuse to think of them as equal even though the law requires it। और यहाँ पे कहता है कि वैसे तो हमारा लॉ कहता है कि हम सभी इक्वल हैं, लेकिन इस बात को लोग भूल जाते हैं और तभी भी इनके साथ में यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। बाकी चलो अब आगे बात करें। अब कहता है चिल्ड्रन बीइंग सर्व्ड इन मिड डे मील एट अ गवर्नमेंट स्कूल इन उत्तराखंड। अब ये जो आप पिक्चर देख रही हैं आपके उत्तराखंड के एक स्कूल की है जहाँ पे बच्चों को मिड डे मील दिया जा रहा है। What is the midday meal program? Can you list 3 benefits of the program? How do you think this program might help promote greater equality? और अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई जो आपका मिड डे मील प्रोग्राम है वो बेसिकली क्या चीज़ थी, उसने कैसे यहाँ पे बेनिफिट दिया, उसके कुछ बेनिफिट्स को आप हमें लिख के बताओ। तो ये आपका असाइनमेंट है गाइज, तो आपको इसको करके बताना है, मेरे को नीचे कमेंट करके भी बताना है। ठीक है। फाइंड आउट अबाउट वन गवर्नमेंट स्कीम इन योर एरिया। What does this scheme do? Whom is this scheme set up to benefit? और आप एक काम करो, जो भी आपका एरिया है वहाँ पे कोई भी किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम को पता लगाओ, उसके बारे में कुछ बातें हमें लिख के बताओ और देखो कि वो कैसे यहाँ पे बेनिफिट दे रही है, और उसके बारे में हमको भी यहाँ पे कमेंट करके बताओ। ठीक है। तो चलो अब आगे बात कर लेती हैं। तो ये कुछ बातें आपकी यहाँ पे लिखी हुई हैं जो कि कहता है इट इज़ डिसग्रेसफुल टू लाइव एट अ कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ। कह रहा है कि भाई किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को मतलब कि खो के उसके ऊपर मतलब कि हम अपनी बात को रखें, तो ये बात बिल्कुल भी हमारी सही नहीं रहती। किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को यहाँ पे हानि पहुँचाना एक बहुत गलत चीज़ है हमारी लाइफ के अंदर। ठीक है। विदाउट इट मैन इज़ अ चीपर टू लाइव वर्थली विद सेल्फ रिस्पेक्ट वन हैज़ टू ओवरकम डिफिकल्टीज। इट इज़ आउट ऑफ अ हार्ड एंड कैशलेस स्ट्रगल अलोंग दैट वन ड्राइव स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्निशन। और यहाँ पे बेसिकली आपको यही बात अगर मैं आपको ओवरव्यू में बताऊँ तो यही बताना चाहते हैं कि भाई किसी भी पर्सन की जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है हमें उसको कभी डाउन नहीं करना चाहिए और ना कभी उसको हैम्पर करने की यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए, यानी में नुकसान वगैरह कभी भी उसको नहीं पहुँचाना चाहिए। ठीक है। मैन इज़ मोर्टल, एवरीवन हैज़ टू डाई सम डे और द अदर, बट वन मस्ट रिजोल्व टू ले डाउन वंस लाइफ इन इनरिचिंग द नोबल्स आइडियल्स of self-respect and in bettering one's human life. Nothing is more disgraceful for a brave man than to live
डिवॉइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। और ये बातें आपके डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि भाई किसी की, देखो हम सभी को जाना है, आज नहीं तो कल जाना है, बस ऐसे कुछ बातें आपको बता रहे हैं कि भाई किसी की जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, हमें उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बस टोटल बात आपको ये बताना चाहता, आप एक बार इस बात को यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। तो चलो अब आगे बात करते हैं। आगे कहते हैं वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दिस इज दैट एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली इवन दो पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ। कि भाई जो हमारा एटीट्यूड होता है ना, वो बहुत लेट चेंज होता है, बहुत स्लोली चेंज होता है, जबकि हमें ये भी पता है कि हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि या फिर ऐसा कुछ हमारे लॉ के विरुद्ध है। They continue to treat peoples unequal on the basis of their caste, religion, disability, economic and status and because they are women। लोग भाई ये बात जानते हुए कि भाई लॉ में ऐसा गलत है, तभी भी लोगों को अनइक्वली यहाँ पे ट्रीट करते हैं, वुमेन्स को ट्रीट करते हैं, डिसेबिलिटी जो पर्सन होते हैं उनको ट्रीट करते हैं। तो भाई ऐसा कुछ यहाँ पे गलत रहता है, हमें पता है, लेकिन जो हमारा एटीट्यूड है धीरे धीरे चेंज होता है, तो हम इसको चेंज करने की यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन्स टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम सोचेंगे कि भाई कोई भी पर्सन हमसे छोटा नहीं है, हम सभी इक्वल हैं और साथ में हर एक के पास इक्वल यहाँ पे राइट्स है। That present attitude can change. Establishing equality in a democracy society is a continuous struggle and one in which individual as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in this book। और यहाँ पे बताता है आप सभी को कि भाई ये जो हमारी इक्वलिटी होती है इसके अंदर हम सभी को कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि भाई हम सभी को यहाँ पे इक्वली ट्रीट करें, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इक्वलिटी आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बाकी चलो अब हमारा टॉपिक आता है इश्यूज ऑफ इक्वेलिटी इन दी अदर डेमोक्रेसी। अब हमने हमारे इंडिया के बारे में तो जान लिया कि भाई ऐसा कुछ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होता है, हमारे यहाँ पे अनइक्वेलिटी कुछ जगह देखने को मिलती है, बाकी हमारी जो गवर्नमेंट है वो इक्वेलिटी लेके आने की यहाँ पे कोशिश करती है काफ़ी ज़्यादा। तो अब हम जान लेते हैं दूसरी कंट्रीज़ के बारे में भी, ठीक है, उनके वहाँ पर क्या सीन चलता है, क्या वहाँ पर इक्वेलिटी है या फिर नहीं है, जो भी कुछ बात है चलो फटाफट से इस वाले पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे जान लेते हैं। और यहाँ पे आप सभी को कहते हैं यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज द only democratic country in which there is inequality and whether the struggle for equality continues to exist। यहाँ पे कहते हैं कि भाई आपके माइंड में ये बात भी जरूर यहाँ पे आई होगी कि क्या जो हमारी एक ये इंडिया कंट्री है, क्या इसी के अंदर हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, क्या जो बाहर वाली कंट्री है वहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं है। The truth is that in many democratic countries around the world, the issue of equality continue to be the key issue around which communities struggle। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई अगर मैं आपको यहाँ पे पूरे डिटेल में बात समझाऊँ तो जितनी भी हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर, वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी फॉर्म में यहाँ पे इक्वेलिटी का इशू जरूर देखने को मिलता है। For example, in the United States of America, the African Americans whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa continue to describe their lives today as a large unequal। अगर हम यहाँ पे आपको यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में बताएं तो वहाँ पे जो आपके अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं, जिनके पहले जो पूर्वज वहाँ पे आए थे, मतलब कि स्लेव बन के जिन्होंने वहाँ पे मजदूरी का काम किया था, तो भाई वो आज भी अपनी इक्वेलिटी के लिए वहाँ पे स्ट्रगल करती हैं। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज अ मूवमेंट इन द लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स। और यहाँ पे जो 1950 थी आपकी, वहाँ पे क्या हुआ था, एक मूवमेंट को किया गया था, स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे क्या उस मूवमेंट का उद्देश्य था कि भाई जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे उनको भी यहाँ पे इक्वल राइट्स मिल पाएँ। प्रायर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वल इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड डीम्ड इक्वेलिटी थ्रू लॉ। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई आपकी इस वाले मूवमेंट से पहले उनको काफ़ी अनइक्वली यहाँ पे ट्रीट किया जाता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी लॉ वगैरह बनाए गए तो कुछ इक्वलिटी यहाँ पे आपकी आ गई। फॉर एग्जांपल व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस दे आइदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस और गेट अप फ्रॉम देयर सीट व्हेनेवर अ वाइट पर्सन विश टू सिट। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई क्या कुछ सीन होता था कि मतलब कि जब कभी वाइट पर्सन वहाँ पे आता तो भाई वो अगर सीट पर बैठे उनको खड़ा होना पड़ता था, और जो वाइट पर्सन था वो वहाँ पे उनकी सीट पर बैठ जाता था। कुछ ऐसा सीन उनका यहाँ पे होता था, और साथ में वो हरदम उनको पीछे बैठना पड़ता था और जो वाइट पर्सन थे वो आगे बैठते थे। अब यहाँ पे आगे बताता है रोजा पार्क्स वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन ट्राइड फॉर अ लॉन्ग डे एट वर्क। शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू अ वाइट मैन ऑन 1 December 1955। हर रिफ्यूजल दैट डे स्टार्ट अ ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच द अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एंड विच केम टू बी नोन एज अ सिविल राइट्स मूवमेंट।
अब यहाँ पे आपको सिविल राइट्स मूवमेंट के बारे में बताता है कि भाई आपका 1913 और 2005 के बीच में एक जो रोज़ा पार्क नाम की एक वुमेन थी ना, वो एक बार अपने काम से बहुत थक के हार गई थी और वो अपने घर की तरफ यहाँ पे जा रही थी या फिर कहीं भी जा रही थी, ठीक है। तो जब रास्ते में वो थक के अपनी सीट के ऊपर बैठी थी तो वहाँ पर एक वाइट पर्सन आ जाता है और वो उसको सीट देने से वहाँ पर मना कर देती है। तो इस बात पर काफ़ी वहाँ पर मतलब कि विवाद इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद ये मूवमेंट स्टार्ट होती है कि भाई जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनको यहाँ पे अनइक्वली ट्रीट किया जाता है और उस मूवमेंट का हमने नाम दिया है यहाँ पे सिविल राइट्स मूवमेंट, ठीक है। तो अब कहते हैं द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजियन, नेशनल ओरिजिन। और यहाँ पे जो आपका 1964 का उसके बाद जो यहाँ पे आपका एक्ट आया वो क्या करता है कि भाई कोई किसी रेस पे, रिलीजियन पे और नेशनल ओरिजिन पे कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। इट ऑल्सो stated that all schools would be open to the African American children and that they would no longer have to attend separate schools specially set up for them। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई उसके बाद क्या हुआ, जो आपके अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे वो भी वहाँ पे आपके सारे स्कूल्स को अटेंड कर सकते हैं जो कि आपके वाइट पर्सन कर सकते हैं, और उससे पहले उनके यहाँ पे स्पेशल स्कूल बनाए जाते थे, ठीक है। हाउएवर डिस्पाइट दिस अ मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स कंटिन्यू टू बी अमंगस्ट द पुअरेस्ट इन द कंट्री। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो आपके अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे, वो जो गरीब लोग होते हैं ना आपकी कंट्री के अंदर, उनके अंदर ज़्यादातर वही लोग आपके यहाँ पे शामिल रहते थे, ठीक है। Most African American children can only afford to attend government schools that have fewer facilities and the poorly qualified teacher as compared to the white students who either go to private schools or live in area where the government schools are highly as rated as the private schools। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई ऐसा कुछ सीन भी होता था कि भाई जो आपके अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे वो थोड़े गरीब लोग थे, तो जो उनके बच्चे थे सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में वहाँ पे जा पाते थे जहाँ पे थोड़ी कम फैसिलिटी देखने को मिलती थी, जबकि जो अमीरों के बच्चे होते थे यानी कि वाइट के बच्चे होते थे वो वहाँ पे बड़े बड़े स्कूल्स में जाते थे और हायर स्टडी वहाँ पे गेन करते थे। और या फिर वो वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे जहाँ पे बहुत जो गवर्नमेंट स्कूल थी उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। आई मीन वो आपके प्राइवेट स्कूल की बिल्कुल यहाँ पे इक्वल देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी चलो माई फ्रेंड्स अब आगे जान लेते हैं। तो ये है आपकी रोजा पार्क्स एंड अफ्रीकन अमेरिकन वूमेन, जिसने पूरी हिस्ट्री यहाँ पे चेंज कर दी थी आपके अफ्रीका की, और इसके बाद ही आपकी सिविल राइट्स मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, ठीक है। एक्सपेक्ट फ्रॉम द आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। और हमारे संविधान के अंदर भी ये बात लिखी है कि हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते उसके धर्म के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे और रेस के बेस पे। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजियंस, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। और इनके ऊपर मतलब किसी भी कोई भी स्टेट आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। No citizen shall on ground only on religion, race, caste, sex, place of birth of any often be subject to any disability, liability, restriction or conditions with regard to access to shop, public restaurant, hotels and place of पब्लिक इंटरटेनमेंट। और यहाँ पे अगर आपकी कोई पब्लिक इंटरटेनमेंट की जगह है या फिर मतलब कि कोई पब्लिक की दुकान है, रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे जाने से हम इनको मना नहीं कर सकते हमारे कास्ट, सेक्स और इसके बेस पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी हमारे संविधान के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है। और बी के अंदर आपको यहाँ पे बताता है द यूज़ ऑफ वेल, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स, रिप्लेस ऑफ पब्लिक रिजोर्ट मेंटेनेंस वोली और पार्शली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ द जनरल पब्लिक। मतलब कि जो भी आपकी जनरल पब्लिक यूज़ कर सकती हैं तो वो सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं है कि भाई इस कास्ट के लोग यहाँ पे नहीं जा सकते या फिर इस कास्ट के लोग ये नहीं कर सकते या फिर इस धर्म के लोग ये कर सकते हैं, इसके नहीं कर सकते। मतलब कि सारे लोग यहाँ पे इक्वली ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको बताते हैं हम चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी से रिलेटेड कुछ बातें और फिर अपने चैप्टर को यहाँ पे एंड कर देते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिव, देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। कि भाई हम किसी भी देश को पूरी मतलब कि कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, क्योंकि जो उसके अंदर लोग रहते हैं ना वही उसकी डेमोक्रेसी के जो आइडिया होता है उसको एक्सपेंड करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। एंड पुश फॉर अ ग्रेट रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी ऑन as well as new issues. Central to this is the struggle of recognition of all persons as equal
and for the dignity to be maintained. In this book you will read about how the issue of equality affect various aspects of our daily lives in the democratic India। और भाई इस वाली बुक के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा जानोगे इस बारे में कि भाई जो आपकी इक्वालिटी होती है कितनी इंपॉर्टेंट रहती है और कैसे लोगों को यहाँ पे अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है अलग अलग सिनेरियो के अंदर। एज यू रीड दिस चैप्टर थिंक अबाउट वेदर द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सनस एंड देयर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी इज अपहेल्ड। आपने ये चैप्टर पढ़ लिया तो अब आप इस बारे में सोचो कि क्या भाई हम सभी लोगों को इक्वली यहाँ पे ट्रीट करते हैं, क्या हम उनकी डिग्निटी को यहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं। ठीक है, तो बाकी माय फ्रेंड्स अब आगे आपकी एक्सरसाइज आ जाती है तो इसको आपको खुद से करना ही आपको होमवर्क रहता है और हम अपने इस पार्ट को यहाँ पे एंड कर देते हैं और हमारा चैप्टर भी यहाँ पे एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ में याद से शेयर कर देना जिससे वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलती हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।